चलिए बेटा, अभी हमने कौन कौन सी बातें की है। इतिहास एवं खोजकर्ता के संबंध में बात किया, सरल नामांकित चित्र देखा, फिर मैंने इसका वर्णन किया है, लेकिन इसकी क्रिया विधि अभी बची हुई है। थोड़ा सा क्रिया विधि को समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली बातों का क्रिया विधि किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो क्रिया विधि को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बीकर है, जिसको मैंने कौन सी साइड पे लिया हुआ है, ये मेरे बाएं हाथ की ओर है और ये मेरे दाहिने हाथ पर है। बाएं हाथ की बीकर पे जो हमने जिंक सल्फेट लिया हुआ है, इसमें ये जिंक के जो पार्टिकल्स होते हैं वह छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जिंक जो होता है धीरे धीरे इसका क्षरण होने लगता है, अर्थात ये डिसॉल्व होता है और जिंक सल्फेट के रूप में यहाँ पर ये अपने एक्वस फॉर्मेट में आता है। यहाँ से जिंक कि अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। मैं दूसरी भाषा में ये कह सकता हूं कि जिंक जो होता है वह अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, और इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग होता है वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है वो इस तरीके से कॉपर की ओर होती है। कॉपर में हम देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन यह प्राप्त करता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन से, ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर जो होता है वह इस तरीके से यहाँ पर इस कॉपर के प्लेट पर धीरे धीरे जमना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात मैं दूसरी भाषा में, सरल भाषा में ये कहूं कि जिंक के द्वारा त्यागे गए दो इलेक्ट्रॉनों को, जो कि इस परिपथ के माध्यम से हम यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं, वह कॉपर जो है उसको ग्रहण कर लेता है और कॉपर सल्फेट से जो हमको कॉपर के इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं वह कॉपर की इस प्लेट पर इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो जिंक का धीरे धीरे क्षरण होते चला जाता है, जिंक धीरे धीरे एक बस स्थिति पे आते जाता है, लेकिन कॉपर जो है वह सॉलिड स्टेट पे आते जाता है। अब हम यहाँ पर इन दोनों ही प्रक्रियाओं को सेल की अभिक्रियाओं के रूप में देख सकते हैं। सेल की अभिक्रियाओं के रूप में हमको इसको जानना बहुत ही आवश्यक है और हम इसके लिए कहते हैं इसकी सेल अभिक्रिया। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इस पे होने वाली क्रिया विधि जिसको हम कहते हैं सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया, मैं यहाँ पर कुछ बातों को आप लोगों के सामने नोट करने का प्रयास कर रहा हूं, आप उन चीजों को समझने का भी कोशिश करेंगे। देख सकते हैं ये पहला जो बीकर है इसको मैं कह रहा हूं यहाँ पर बायां बीकर। बायां बीकर में क्या हो रहा है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो आप देख रहे हैं जिंक, हमारे पास जिंक जो कि ठोस अवस्था में है। जिंक क्या है, सॉलिड अवस्था में है और यह अपने इस विद्युत अपघट्य में दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, और दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने पर यह जो है कौन सी स्थिति में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इस सॉलिड स्थिति से यह एक्वस के स्थिति पर आएगा और इसमें दो इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से त्यागता हुआ हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जिंक जो कि बाएं बीकर में है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, वह इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहा है। दो इलेक्ट्रॉन, अर्थात दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने से वह जिंक आयन की स्थिति में आ जाएगा, दो धनावेशित हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉनों का वह त्याग कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरल और सामान्य भाषा में इस अभिक्रिया को जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है और इलेक्ट्रॉनों के त्याग होने से किसी तत्व के ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हो जाती है तो उसको हम कहते हैं उसकी ऑक्सीकरण। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। दूसरे स्थिति पे आप देखें दूसरा बीकर कौन सा है, चलिए यहाँ पर हम लिखते जाते हैं दायां बीकर। और दाएं बीकर पे क्या हो रहा है, दाएं बीकर हमारा कौन से साइड पे है, ये है राइट हैंड साइड पर है। राइट हैंड साइड पर जिंक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं उसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। कॉपर एक्वस स्थिति पे है और वह दो इलेक्ट्रॉनों को जो कि कॉपर के द्वारा त्यागे गए थे उनको वह ग्रहण कर रहा है। तो हम इसके आवेश को प्रदर्शित कर दें
दो आवेश यहाँ पर है और दो इलेक्ट्रॉन वह प्राप्त करता है। दो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के बाद कॉपर जो है वह सॉलिड स्थिति पे आ जाएगा। तो कॉपर दो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर रहा है, ग्रहण कर रहा है और वह कॉपर की ठोस अवस्था में आती जा रही है। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यहाँ पर हो रहा है अपचयन, यहाँ पर हो रहा है अपचयन की अभिक्रिया। अब हम यदि इन दोनों ही अभिक्रियाओं को जोड़ दें, दोनों ही अभिक्रियाओं को जब हम जोड़ देते हैं तो हमको यहाँ पर सेल अभिक्रिया के रूप में एक पूरा स्थिति जो है वो हमको मिल जाता है और इसको हम कहते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया। यहाँ पर ये एक तरफ होने वाली अभिक्रिया है, इसलिए एक अर्ध सेल अभिक्रिया ये होगी। दूसरे बीकर में एक अर्ध सेल अभिक्रिया यहाँ पर है हो रही है, तो यह भी एक अर्ध सेल अभिक्रिया हुई। जब हम दोनों ही अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे तो कहलाएगी वो होगी पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो चलिए पूर्ण सेल अभिक्रिया कैसी होगी और किस तरह से उसको लिखा जा सकता है यहाँ पर हम देखते हैं। जिंक, चलिए हम जिंक को पहले ले लें। जिंक की अवस्था को ध्यान रखें, जिंक की अवस्था यहाँ पर सॉलिड है तो सॉलिड हम यहाँ पर लिख दिया। चलिए दूसरा देखते हैं, प्लस किया जाए धन। कॉपर की स्थिति देखिए, कॉपर एक्वस स्थिति पर है और इस पर दो धन आवेश है और ये दो धन आवेश जो है उसके साथ आगे अभिक्रिया। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है। जिंक के दो इलेक्ट्रॉन जो त्यागे गए वह कॉपर ने ग्रहण कर लिए, कॉपर ने ग्रहण कर लिए तो स्थिति क्या बनने वाली है? स्थिति बनने वाली है जिंक जो है वह धन आवेशित अवस्था में अब आ चुका है और कॉपर जो है वह कौन सी अवस्था में है? आप देख सकते हैं कॉपर सॉलिड अवस्था में आ चुकी है। इस तरह से ये जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हैं, उसको हमें यहाँ पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। हमको प्रदर्शित करने की आवश्यकता है जिंक जो है वह अब एक्वस की स्थिति में है और कॉपर जो है वह अब सॉलिड की स्थिति पे आ चुका है। इस तरह से हमने दो बातें नोट की होगी, आपने अगर देखा होगा तो इस सेल की अभिक्रिया में जो घटनाएं हो रही हैं वो है ऑक्सीकरण की घटना और अपचयन की घटना। ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों ही अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है। यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा जानकर कि ये जो सेल अभिक्रिया है वह ऑक्सीकरण और अपचयन के होने वाली अभिक्रियाओं का परिणाम है। इसके परिणाम स्वरूप हमको विद्युत धारा की प्राप्ति होती है और विद्युत धारा की प्राप्ति कैसे होती है ये अभी हमने फिर से एक बार जान लेते हैं। जिंक जो है वह ठोस अवस्था में है, उसने दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने के बाद वह जो दो इलेक्ट्रॉन थे उसको कॉपर ने ग्रहण किया और कॉपर का जमाव जो है वो कॉपर की प्लेट पर हुई। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का खोना और इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन, ये दोनों ही अभिक्रियाएं जब साथ साथ चलती हैं तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, इनको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का एक महत्वपूर्ण क्रिया विधि के रूप में आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल को। तो इस तरीके से हमने सेल को पूर्ण सेल के रूप में अभिक्रिया को नोट कर लिया है। ठीक है, चलिए यहां तक। चलिए अभी हमने देखा कि विद्युत रासायनिक सेल में बाईं ओर जो अर्ध अभिक्रिया हो रही है और दाईं ओर जो अर्ध अभिक्रिया हो रही है, अर्थात दोनों इन अर्ध अभिक्रियाओं को जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर अपचयित हो रहा है और इस दोनों ही अभिक्रियाओं को अगर हम पूर्ण अभिक्रिया के रूप में देखते हैं तो पूर्ण अभिक्रिया के रूप में हमको जिंक प्लस कॉपर 2 आयंस इज इक्वल जिंक 2 प्लस आयन प्लस कॉपर सॉलिड। इस तरीके से मैंने इन दोनों ही अभिक्रियाओं को जोड़ दिया और चूंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमको यहाँ पर विद्युत धारा की प्राप्ति होती है। थोड़ी सी और बात यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं, फिर हम आगे समझेंगे कि सेल अभिक्रियाओं को किस तरह से लिखा जाता है।
यहाँ पर फिर से आप जानने का प्रयास कर लीजिए बेटा कि ये जो जिंक होता है वो धीरे 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 अवक्षेपित हो जाता है, धीरे धीरे यह घुलते हुए यह एक्वस की स्थिति में आता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो त्यागे जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग होता है वह कॉपर के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग की दिशा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर से किधर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं जिंक से कॉपर की ओर। इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर से जा रहे हैं, वह जा रहे हैं जिंक से कॉपर की ओर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर, और आवेश जो होगा अर्थात विद्युत प्रवाह, यहाँ पर हम कह सकते हैं विद्युत का जो प्रवाह होगा वह किधर होगा, विद्युत का जो प्रवाह होगा वह इस तरह से इस दिशा में होगा। विद्युत का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर, कॉपर से जिंक की ओर हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं सेल अभिक्रियाओं को किस तरह से लिखा जाता है। सेल अभिक्रियाओं को हम जल्दी से लिख लेते हैं और किस तरह से इनको लिखा जाता है ये आप देखेंगे। चलिए, अर्ध सेल अभिक्रिया अभी हमने यहाँ पर लिखा था Zn। तो अभी हम थोड़ी सी इस अभिक्रिया को देख लेते हैं कि इस दाएं बीकर और बाएं बीकर अर्थात दोनों बीकर में जो ऑक्सीकरण और अपचयन की जो अभिक्रिया हो रही है, इस ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाओं को हमने यहाँ पर अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिखा था, फिर हमने इन दोनों को जोड़कर लिखा पूर्ण अभिक्रिया के रूप में। यहाँ पर हम देखते हैं इस सेल अभिक्रियाओं को किस तरह से लिखा जाता है। सेल अभिक्रियाओं को निरूपित करना भी इसको कहते हैं सेल अभिक्रियाओं का निरूपण करना। जिंक जो कि ठोस अवस्था में है वहां पर अर्ध अभिक्रिया हो रही है, तो ये जो एक खड़ी लकीर के रूप में इसे हम प्रदर्शित करते हैं जिंक के आयन के रूप में परिवर्तन अर्ध अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जिंक अर्ध अभिक्रिया, जिंक 2 धन आयन में परिवर्तन हो रहा है जिसकी सांद्रता होती है 1 मोलर। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप नोट कर दीजिए कौन सी अवस्था और कहां पर ये हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हो रहा है लेफ्ट साइड पर हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड लिख सकते हैं। राइट साइड पे आप देख लीजिए, राइट साइड पर क्या हो रहा है, राइट साइड पर हो रहा है कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद यह कॉपर सॉलिड स्थिति पे, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं कॉपर 2+ चार्ज हाफ रिएक्शन कॉपर सॉलिड स्टेट, या फिर कॉपर 2 आयन अर्ध अभिक्रिया कॉपर ठोस अवस्था में आ गई। इसलिए यहाँ पर इसकी स्थिति को भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये एक्वस के रूप में लिख दिए और यहाँ पर हम इसको सॉलिड के रूप में लिखते हैं। दोनों की सांद्रता होती है यहाँ पर 1 मोल। दोनों अभिक्रियाओं को जब हम जोड़ देते हैं तो टोटल रिएक्शन, यहाँ पर हमको इस तरीके से टोटल रिएक्शन के रूप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और टोटल रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक की अर्ध सेल अभिक्रिया होने पर वह 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, और यहाँ पर 2 खड़ी लकीर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस 2 खड़ी लकीर को हम कहते हैं लवण सेतु। क्यों यहाँ पर लवण सेतु की बात हो रही है, क्योंकि दोनों अभिक्रियाओं के बीच में हमने यहाँ पर लवण सेतु का उपयोग किया हुआ है। तो ये जो 2 खड़ी लकीर होता है इसे हम लवण सेतु के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक खड़ी लकीर जो होती है इसे हम अर्ध अभिक्रिया से प्रदर्शित करते हैं। ये इसको हम समझ जाएं। तो जिंक अर्ध अभिक्रिया होने पर जिंक के 2 धन आयन के रूप में परिवर्तित हुआ, 1 मोलर की सांद्रता यहाँ पर ली गई थी। कॉपर 2 धन आयनों में पहले से था, एक्वस की स्थिति पे था, अर्ध अभिक्रिया होने पर कॉपर सॉलिड पे आ चुका है, और यहाँ पर भी जो इसकी सांद्रता हम लेंगे वह भी 1 मोलर की सांद्रता वहां पर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से रेडॉक्स अभिक्रियाओं को, सेल अभिक्रियाओं को निरूपित किया जाता है। इसी को हम कहते हैं सेल अभिक्रियाओं को लिखना या सेल अभिक्रियाओं का निरूपण। ठीक है भाई, सेल अभिक्रियाओं का निरूपण यहाँ पर हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, हम इसमें देखते हैं कि अभी कौन कौन सी बातों को हमने जान लिया है। आइए, मैंने जो पहले से ही अध्ययन के बिंदु निर्धारित किए हुए थे उसमें अभी देखिए हमने सेल अभिक्रियाओं का अध्ययन कर लिया है। सेल अभिक्रियाओं को किस तरह से लिखा जाता है इस पर अभी हमने बात कर ली है। सेल अभिक्रियाओं का निरूपण किस तरह होता है ये भी हमने जान लिया।
अंत में एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि लवण सेतु बनाया कैसे जाता है और लवण सेतु का उपयोग क्या है। चलिए हम यहाँ पर इन चीजों को यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से पार्टीशन कर दूं और हम बात करते हैं लवण सेतु। लवण सेतु को अंग्रेजी के शब्द के रूप में इसको कहा जाता है साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है। ये यू आकार की एक नली होती है। फिर से मैं इसके बारे में बता दूं, यह एक यू आकार की नली होती है जो दोनों ही बीकर को आपस में जोड़ने का काम करती है। ध्यान से सुनेंगे, दोनों ही बीकर के विलयनों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन एक बीकर का विलयन दूसरे विलयन के बीकर से संपर्क में नहीं आता है। ये संपर्क का काम करता है लवण सेतु। लवण सेतु बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों का उपयोग करना होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप K2SO4 अर्थात पोटेशियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं, KCl अर्थात पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जा सकता है, या फिर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। और इसको अगर के पेस्ट में अगर की एक जेली होती है, जेल के समान जो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, उसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है। फिर इसमें अंदर से पेस्ट को भरा जाता है और किनारे किनारे पर रुई लगा दिया जाता है ताकि ये जो जेली हो वह इस विलयन में नहीं गिर जाए, नहीं गिरे। ठीक है, अब लवण सेतु के हम कार्य की बात करते हैं। ये तो हुई संरचना। लवण सेतु के कार्य क्या है, चलिए लवण सेतु के कार्यों को भी हम जल्दी से जान लेते हैं ताकि इस वीडियो में सारी बातें जो आज की हम चर्चा करने वाले थे वो आ जाएगा। लवण सेतु के कार्य आप में से विद्यार्थियों को काफी अच्छा जानकारी होगा, तो लवण सेतु के बारे में हम जानकारी यहाँ पर बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों विलयनों की उदासीनता को, दोनों विलयनों को वह आपस में जोड़ने से रोकता है, अर्थात दोनों ही विलयनों को आपस में वह अलग करता है, लेकिन दोनों विलयनों की उदासीनता को बनाए रखता है। धाराओं के प्रवाह को, विद्युत धारा का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है, उसको यह संतुलित करने का भी काम करता है। तो हमने प्रमुख रूप से जिन चीजों की चर्चा की वो आपके सामने मैंने शुरुआत में ही जिन विषय को आपके सामने यहाँ पर लाया हुआ था, हम शुरुआत करते हैं। फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर दूं, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे थे, जिसके अध्ययन के जो बिंदु थे वो कुछ इस तरह से थे। पहला, इतिहास हम खोजकर्ता, हमने जाना कि 1780 में और 1800 में इनकी खोज जो है वो ए वोल्टा और कैल्विनी के द्वारा किस तरह से किया गया था। सरल नामांकित चित्र किस तरह से बनाए जा सकते हैं, हमने सरल नामांकित चित्र बनाने की यहाँ पर विधि देखी। इसका हमने वर्णन भी किया। वर्णन किया मतलब जो हमने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ था, हमने उन चित्रों का वर्णन किया और फिर आगे हमने जाना इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि के जानने के बाद हमने आज की कक्षा में जाना कि सेल की जो अभिक्रिया होती है वह कैसी होती है। तो हमने सेल अभिक्रिया अर्थात बाईं साइड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है और दाईं साइड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है। एक चीजें जो यहाँ पर मिसिंग हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिंक जो होता है वह एनोड का काम करता है। तो यहाँ पर हमको इसको मेंशन करना चाहिए, ये एनोड पर, बाईं ओर एनोड पर हो रहा है, और दाईं ओर अर्थात ये वाले जो बीकर है, बाईं ओर का जो बीकर है, दाईं ओर का बीकर है, उसमें हम देखते हैं यहाँ पर यह कैथोड का काम करता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कैथोड पर। ठीक है, ये एक अभिक्रिया यहाँ पर जो हुई है उसको हमने यहाँ पर जाना है। इसको, इसके लिए एक शब्द बड़ा अच्छा होता है LOAN, लोन शब्द के बारे में हमको यहाँ पर अच्छे से आइडेंटिफिकेशन कर लेना चाहिए। लोन का मतलब क्या होता है, लोन का L से होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो हमने बीकर लिया हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड पर। O अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं जिंक का अपचयन हो रहा है, जिंक का क्षरण हो रहा है, तो ये L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, ए मींस एनोड, यह क्या है, एनोड की भांति काम करता है। और एनोड यहाँ पर कैसा है, ये है निगेटिव, ऋणात्मक है। तो आप इस वर्ड को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा बेटा। जब हम विद्युत रासायनिक सेल बनाएंगे तो लोन वर्ड आप लोगों को याद करना होगा। आप सोच लीजिए कि बैंक से आपने लोन लिया हुआ है और ये लोन आपका यहाँ पर काम आने वाला है। L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन,
ए फॉर एनोड और एन फॉर निगेटिव। तो इस तरीके से एनोड और कैथोड पर होने वाली सारी गतिविधियों को, पूरी अभिक्रियाओं को, अर्ध सेल अभिक्रिया और अर्ध सेल से पूर्ण अभिक्रियाओं को हमने यहाँ पर जाना। सेल अभिक्रियाओं का निरूपण किस तरह से किया जाता है, यहाँ पर हमने यह भी जान लिया कि जिंक किस तरह से जिंक के आयनों में परिवर्तित होता है, कॉपर के आयन जो होते हैं वो किस तरह से कॉपर की ठोस में परिवर्तित होते हैं, दोनों अभिक्रियाओं को हम किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा आज की पूरी कक्षा में हमने इन लगभग 6 बिंदुओं पर बात की थी। अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु था लवण सेतु को बनाना और उसके उपयोग। तो लवण सेतु के प्रमुख कार्यों को भी पूछा जाता है परीक्षा में। इसके 2 नंबर या 3 नंबर के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह भी हम ध्यान रखें, लवण सेतु कैसे बनाए जाते हैं और लवण सेतु के क्या कार्य हैं। तो मैंने अंतिम में यह फिर से कहा था कि लवण सेतु जो होते हैं बनाने के तरीके, यहाँ पर KCl, KNO3, K2SO4 अगर के चिपचिपे गाढ़े पदार्थ में इसको लिया जाता है, किनारों पर रुई लगा दी जाती है ताकि वह विलयन में गिरे नहीं। साथ ही साथ इसका जो कार्य अगर देखें तो दोनों विलयनों के विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य, दोनों ही विद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रॉनों के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है, साथ ही दोनों विलयनों को आपस में जोड़ने से रोकने का काम भी यह करता है। तो ये लवण सेतु के प्रमुख कार्य हैं। तो चलिए आज की कक्षा को अब हम यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।